हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में डिटेल में स्टडी किया था और आज हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की गणना होती कैसे है। यानी कि आज मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगी सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से किस प्रकार हम जो है वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आपको ये समझने का जो है मौका मिल रहा है कि किस प्रकार जो है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना होती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन छोड़ के गए थे, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, और इसी क्वेश्चन का आंसर जो है आज के पार्ट में आपको मिलेगा। देखिए, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में वस्तुएं उत्पादित होती हैं, सेवाओं की गणना जो है करना असंभव है। ठीक है, यह न केवल बृहत कार्य है ना, ये बहुत बड़ा कार्य नहीं, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम जो है कारों, कंप्यूटरों, किलो, फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे करते हैं। ये तो अत्यंत बेतुकी बात है। ठीक है, इलॉजिकल है बिल्कुल। तो देखिए, आप बिल्कुल सही सोचते हो। कैसे? ये समस्या के समाधान के लिए ना अर्थशास्त्रियों यानी कि उन इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं, इन्होंने सुझाव दिया है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पे ना उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि उनकी प्राइस का ही उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के जो है रूप में अगर आपको बताऊं कि यदि 10,000 किलो गेहूं का जो है 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य जो है कितना होगा? 80,000 रुपये होगा। और 10 रुपये जो है प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। अब इसी प्रकार तीनों क्षेत्र को यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र के जो है वस्तु और सेवाओं की मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद उसका योगफल प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहेगा आपको कि यहाँ जो है ना एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, उत्पादित की गई वस्तु और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो है अंतिम वस्तुओं को, यानी कि आप जैसे देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में उगाते हैं, कच्चा माल का उपयोग करके सेकेंडरी सेक्टर में निर्मित करते हैं, निर्मित करने के बाद टर्शियरी सेक्टर में जो है परिवहन के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही औचित्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो कैसे वेरिएशन भी तो हो जाएगा ना। जैसे देखिए, प्राइमरी सेक्टर में गेहूँ लिया हमने, ठीक है, गेहूं का फिर बना आटा, मील वगैरह ले गए तो आटा बना, आटे से बनी जो है ब्रेड या फिर बिस्किट कह लीजिए। अब यहाँ पे तो हमने जो है मूल्य इसका जोड़ लिया, फिर हम यहाँ भी तो आटे का ऐड होके जो है गेहूं का ऐड होके मूल्य जुड़ेगा और यहाँ पे भी, इससे तो उचित मूल्य निकल नहीं पाएगा। और इसलिए ना जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है गणना जो है औचित्य होता है। जैसे देखिए, समझाया भी गया है कि जैसे देखिए एक किसान किसी आटा मील को 8 रुपये प्रति केजी के दर से जो है गेहूं बेचता है। ठीक है, तो मील में ना गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ तो आटा मील वाला जो है 8 रुपये प्रति केजी की दर से जो है लिया गेहूं, ठीक है, और मील वाला बिस्किट कंपनी को कितने रुपए में दे रहा है? 2 रुपये ज़्यादा प्रति की दर से 10 रुपये में बेचा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, बिस्किट कंपनी जो है आटे के साथ चीनी, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि बिस्किट तो ऐसे ही आटे से बस तो बन नहीं जाएगी, उसमें चीनी का भी उपयोग होगा, तेल का भी उपयोग होगा। ठीक है, तो बिस्किट में जो है 4 पैकेट बनते हैं। ठीक है, तो वह जो है ना बाजार उपभोक्ताओं को 60 रुपये में, यानी कि 15 रुपये प्रति बिस्किट के हिसाब से जो है बिस्किट बेचते हैं। देखिए किस प्रकार जो है अंतिम उत्पाद जो है बन के तैयार हो गया और वह जो है वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, और अगर अभी नहीं समझ में आया है तो अभी मैं आपको बताऊंगी जीडीपी, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। अब देखिए, दिए गए उदाहरण में क्या देखा हमने, अंतिम वस्तु के विपरीत जो है गेहूं और आटे जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं भी तो हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी कि बिस्किट जब हमने बनाया तो उसमें हमने आटे का इस्तेमाल किया, तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में ना जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी कि गेहूं का जो आटा बना हुआ है,
तो उसके मूल्य इंक्लूडेड हैं, यानी कि पहले से ही शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिस्किट यानी कि जो अंतिम वस्तु है ना, उसका मूल्य जो है 60 रुपये में पहले ही आटे का मूल्य यानी कि 10 रुपये शामिल है। ठीक है, और इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अतः हम ये कह सकते हैं कि गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तब ना हम एक ही वस्तुओं के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। अब जैसे देखिए, हमने आटे में भी जो है आटे की जब हम गणना करेंगे किसी भी उत्पाद के जो है मूल्य की, तो हमने यहाँ पे गेहूं में भी गणना कर ली। ठीक है, हमने आटे में भी उसी की गणना कर ली। अब बिस्किट में भी तो आटा होता है ना, तो बिस्किट में भी गणना कर ली। इससे तो जो है हम उचित मूल्य जो है हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए ना हम अंतिम उत्पाद की जो है मात्र मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, और इसके बाद अंतिम रूप से बिस्किट के रूप में मूल्य की तो कई बार गणना हो गई ना, इसलिए जो है हम अंतिम उत्पाद की गणना करते हैं। देखिए, किसी विशेष वर्ष में ना प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है ना, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों क्षेत्र को यानी कि तीनों सेक्टरों के ना उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब यही बात आ रही है सकल घरेलू उत्पाद की। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसे कहते हैं जीडीपी। थोड़ा सा मैं बात करूंगी जीडीपी की। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये जो है ना सकल घरेलू आय जो है एक अर्थव्यवस्था यानी कि एक बुनियादी माप है। यानी कि एक वर्ष में ना एक राष्ट्र की सीमा के भीतर, यानी कि अगर हम भारत के रेफरेंस में देखें तो एक वर्ष में हमारे भारत के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, तो ये जो जीडीपी है ना, 3 प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, पहला, एक निश्चित समय अवधि में, यानी कि अगर हम देखते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, तो एक निश्चित समय अवधि में यानी कि एक वर्ष में एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल या फिर सेवाएं, ठीक है, जो है किए गए कुल व्यय के बराबर हो। दूसरी चीज़ क्या, एक देश के भीतर यानी कि भारत देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रत्येक अर्थव्यवस्था यानी कि मध्यवर्ती चरण इंक्लूडेड है इसमें, तो उसमें जो है सब्सिडी रहित योग के बराबर। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि एक अवधि में ना देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर इसका मैं फॉर्मूला बताने की कोशिश करूँ तो GDP इज इक्वल टू यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू उपभोग। उपभोग यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं, हम अपने जो है यूज़ के लिए वस्तुएं का उपभोग करते हैं, प्लस निवेश, सकल निवेश, निवेश प्लस सरकारी खर्च, सरकारी खर्च, और प्लस इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस करते हैं, यानी कि निर्यात में आयात का माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सकल का सीधा सीधा मतलब ये है ना, सकल घरेलू उत्पाद में ना पूंजी शेयर के मूल्यह्रास को जो है घटाया नहीं गया है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने समीकरण अभी आपको बताया ना, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि देखिए थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकल तरीके से बताने का प्रयास करूँ अगर, तो देखिए GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम C का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। C यानी कि कंज्यूम यानी कि उपभोग, तो अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग से इसका मतलब, यानी कि इसमें ना अधिकांश व्यक्तिगत घरेलू व्यय जैसे कि देखिए भोजन हो गया, किराया, चिकित्सा व्यय, ये सारी तरह की चीज़ें जो है इसमें शामिल है। लेकिन नया घर इसमें शामिल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। निवेश को व्यवसाय या घर के द्वारा पूंजी के रूप में लगाए जाने वाले निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक व्यवसाय के द्वारा ना निवेश के उदाहरणों में शामिल है, यानी कि एक नई खान का निर्माण, एक सॉफ्टवेयर को खरीदना और जो है एक फैक्ट्री के लिए मशीनरी और उपकरण को खरीदना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात आती है जी क्या है। जी क्या है? सरकारी व्यय। ठीक है, जो है सरकारी एक्सपेंडिचर। तो सरकारी व्यय का मतलब अंतिम माल और सेवाओं में सरकार भी तो व्यय करती है, तो सरकारी व्यय को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी कि इसमें ना सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सेना के लिए हथियारों की खरीद, सेना द्वारा निवेश व्यय इसमें जो है शामिल है। एक्स क्या हुआ? निर्यात, यानी कि सकल निर्यात, यानी कि जीडीपी वह राशि है ना जो देश का उत्पादन करता है और अन्य राष्ट्रों के उपभोग के लिए तैयार करता है और जो है भेजा जाता है। निर्यात का मतलब क्या है कि अपने यहाँ जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। और इम्पोर्ट क्या कहलाता है? आयात क्या कहलाता है? आयात जो है क्या होता है? आयात जो है दूसरे हमारे देश में जिन भी वस्तु और सेवाओं की कमी है वो दूसरे देश से मंगाया जाता है, यानी कि आयात किया जाता है। अब देखिए ये सकल आयात है। ठीक है, सकल आयात यानी कि आयात को घटाया जाता है, चूंकि जो है आयात की गई वस्तुओं को ना जो है जी यानी कि सरकारी व्यय, आई यानी कि इम्पोर्ट और सी यानी कि सी मीन्स मैंने क्या बताया था? कंज्यूम यानी कि उपभोग। ठीक है, तो उपभोग में जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब आप आई होप समझ गए होंगे। तो जीडीपी के घटक के चर के उदाहरण जो है सी, आई, जी और एक्स द्वारा जो है आप होटल के नवीकरण के लिए धन खर्च करते हैं। और जो है क्या होता है कि हम जो है ना जीडीपी को इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं और इन सब में जो है मान रख दोगे तो आपका एक देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद निकल आएगा। यही बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ना वो अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है कि हमारी जो है सकल घरेलू उत्पाद घट के कितनी हो गई है? -23.9 जो है 9 पे आ गई है। यानी कि जीडीपी बहुत घट गई है। यानी कि हम जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जब जीडीपी घटती है तो सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, आयात पे भी, निर्यात पे भी, सरकारी व्यय पे भी, ठीक है, कंज्यूम पे भी, सारी चीज़ों पे जो है फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसी से तो जो है सकल घरेलू उत्पाद निकलता है ना, ये चीज़। देखिए, भारत में ना सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य जो है केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और यह जो मंत्रालय है ना वो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जो है ये जीडीपी का अनुमान करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्षेत्रकों में ना ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। आगे के वीडियोज़ में भी हम जो है ग्राफिकल तरीके से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है, अगर मैं स्वतंत्रता के टाइम की बात करूँ तो उस समय जो है प्राइमरी सेक्टर का बहुत क्रेज़ था, लेकिन आज जो है टर्शियरी सेक्टर में चीज़ें परिवर्तित हो जा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। देखिए, अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही जो है आर्थिक सक्रियता की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब देखिए, जैसे जैसे ना कृषि प्रणाली में परिवर्तित होती गई है, यानी कि कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया है, अधिकतर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ होने लग गई है, चाहे वो बीज बोने के मामले में हो, चाहे वो उर्वरक डालने के मामले में हो, चाहे वो थ्रेशरिंग हो, चाहे कोई भी मामला हो, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी जो है विकसित हो गई है। हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र ना समृद्ध होता गया है और वैसे वैसे ना पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लग गए हैं। आप देखते होंगे कि छोटी सी भूमि में भी जो है उम्मीद से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो अब ना अनेक लोग दूसरे कार्यों में लग गए हैं। ठीक है, शिल्पियों, व्यापारियों की संख्या अधिक वृद्धि होने लग गई है ना। क्रय विक्रय की गतिविधियां जो है बहुत कई गुना बढ़ने लग गई हैं। इसके अतिरिक्त ना अनेक लोग जो है परिवहन,
प्रशासक, सैनिक कार्य से जो है इन सब से जो है जुड़ गए हैं। फिर भी ना इस जो है अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं ना प्राकृतिक उत्पाद थी। अब देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे, तो लंबे समय से यानी कि 100 वर्षों से अधिक के बाद ना विशेषकर विनिर्माण के जो है नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता ही है, 1991 में जो है औद्योगिकरण की क्रांति आई, उसका प्रसार होने लगा। तो जो लोग ना पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग ना जो है अब कारखानों में काम करने लगे। यानी कि आप अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो देखे ही होंगे कि गांवों से लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। अब जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि कारखानों में सस्ती दरों पर ना उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लग गए और कुल उत्पाद और रोजगार की दृष्टि से ना द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, और इस कारण अतिरिक्त समय में भी जो है काम होने लगा। अब आप सभी को पता है कि कृषि जो है पूरे साल तो होती नहीं है ना, बीच में कर्मचारी जो है मैक्सिमम टाइम जो है खाली रहते हैं। या देखिए, या तो बुवाई के समय काम रहता है या तो कटाई के समय, पूरे टाइम जो है बाकी टाइम की बचत होती है। तो अब क्या होने लग गया, अब जो है अतिरिक्त समय में भी काम होने लग गया। इसका अर्थ ये है कि क्षेत्रकों का महत्व जो है परिवर्तित हो गया, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का महत्व से ज़्यादा जो है सेकेंडरी सेक्टर का महत्व बढ़ गया। ये बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ आपको। अब देखिए, विगत 100 वर्षों में ना विकसित देशों की में जो है द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। अब देखिए, अब द्वितीय क्षेत्र था, अब तृतीय क्षेत्र की ओर लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुल उत्पादन की दृष्टि से ना सेवा क्षेत्र का महत्व जो है वो बढ़ गया है। देखिए, अधिकांश श्रमजीवी लोग जो कि श्रम करते हैं सेवा क्षेत्र में ही जो है नियोजित हैं। ठीक है, तो विकसित देशों में ना यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो भारत में ना तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी जो है परिवर्तन हुआ है, अगले खंड में हम देखेंगे। उसके पहले हम थोड़े से लगा लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विकसित देशों के इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है। देखिए, आप सभी को पता है कि जब हमारी प्रारंभिक सभ्यता थी तो प्रारंभिक सभ्यता के दौरान ना सभी आर्थिक गतिविधियां जो थी प्राथमिक क्षेत्र में थी। जब खाद्य उत्पादन अधिशेष हो गया, यानी कि जो उत्पादन होता था, अधिशेष क्या होता है, हम अपनी आजीविका के लिए जो है खाद्य निकाल लिए और उससे अधिक उत्पादन हो रहा है। यानी कि जब खाद्य उत्पादन अधिशेष हो गया तो लोगों को ना अन्य उत्पादों की आवश्यकता बढ़ गई। इससे जो है द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ। अब 19वीं शताब्दी की मैं बात करूं, औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान ना माध्यमिक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र की वृद्धि हुई और इसने अपना प्रभाव फैलाया। तो आर्थिक गतिविधि के विकास के बाद ना एक सहायक प्रणाली औद्योगिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता थी। तो परिवहन और वित्त जैसे ना कुछ क्षेत्र जो है औद्योगिक गतिविधियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो है तृतीय क्षेत्र को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अव्यवस्थित वाक्यांश से सकल घरेलू उत्पाद गणना हेतु प्रमुख जो है महत्वपूर्ण पहलू व्यवस्थित और सही करें। ठीक है, क्या पहलू है ये भी देख लीजिए। उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम जो है इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। देखिए, चूँकि हमें जो है इन सभी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो वस्तुओं और सेवाओं को ना गिनने के लिए हम उन संख्याओं को जोड़ते हैं जो उत्पादित है, यानी कि जो अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो हम ना उन सभी की गणना करते हैं जो पिछले 5 वर्ष में उत्पादित किए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चलिए मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ इस वीडियो को। अगले पार्ट में हम और नई चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम वस्तुओं और सेवाओं की जो है गणना करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले गाइस, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। गाइस, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो, है ना, हमारी बहुत मेहनत इसमें रहती है। ठीक है, अब आप अभी देख लो कि मैं जो है फ़ैन कूलर, इतनी गर्मी है, मैं पसीने से सराबोर हूँ।
तब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोग जो है शेयर ही नहीं करते हो। मैं अब क्या मांगती हूँ, मैं बस ये मांगती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, ठीक है। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।